आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक लेख जिसका शीर्षक है भारतीय कलाएं। और यह लेख कक्षा 11 की पुस्तक वेदांत से लिया गया है। और इस लेख में हम जानेंगे किस प्रकार से हमारे भारत में कितनी कितनी कलाएं हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कलाएं होती क्या हैं। तो लेखक ने हमें बताया है कि भारतीय परंपराओं के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जो हमारे कौशल से परिपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमारी भारतीय परंपराओं के अनुसार हमारे देश में जितनी भी कलाएं होती हैं उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जो हम अपनी शारीरिक और मानसिक कौशल का जिसमें प्रदर्शन होता है, जैसे चित्रकला, साहित्य कला, संगीत और नृत्य कलाएं आदि। अब चलिए हम इसका पहला भाग पढ़ते हैं। कलाओं की अपनी भाषा होती है। उनका मानना है कि कलाओं की जो वो अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी भाषा, हमारी भाषा कैसी होती है, जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं और जो भाषा हमारे माता पिता बोलते हैं वही भाषा हमारी भाषा होती है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि हम अपने आसपास के जब परिवेश का मतलब होता है वातावरण, माहौल और प्रकृतियाँ और भावों और विचारों को किस प्रकार से भाषा में व्यक्त करते हैं। मतलब हमारे मन में जो भी भाव और जो भी विचार हैं हम उनको कैसे व्यक्त करेंगे, अपनी भाषा के द्वारा। वैसे ही कलाएं होती हैं कि कुछ कलाएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें कि हमें अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए हम कलाओं का भी सहारा ले लेते हैं। वैसे ही चित्रकारी, नृत्य, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। लेखक ने बताया है कि उसी प्रकार चित्रकारी, संगीत और नृत्य के माध्यम से भी हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है, हमारे जो भी भाव और विचार हैं उनको भी हम अभिव्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से हम अपने अपने आसपास के वातावरण को, प्रकृति और अपने मन में जो भी भाव और विचार आ रहे हैं उनको जिस प्रकार से हम भाषा में व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार हम इन्हीं भावों को भी कलाओं के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं। जैसे चित्रकारी के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। बताया गया है इसमें कि हम अपने आसपास चारों तरफ जो जो चीजें देखते हैं उसे हम किसी न किसी रूप में और भी नए नए प्रकार से, नए नए तरीकों से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हम अपनी भावनाओं को सिर्फ भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करें। अगर जो कोई व्यक्ति जो कि बोल नहीं सकता वो भी तो अपनी भाषा, अपनी विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। इसीलिए हमें बताया गया है कि जिस प्रकार से हम अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं उसी प्रकार हम अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम कलाओं का भी सहारा लेते हैं। इसीलिए हमारे जो चित्रकला है, जो संगीत कला है, तो इसमें लेखक ने बताया कि किस प्रकार इसमें व्यक्ति के भाव और उसके विचार समाविष्ट होते हैं। और साथ ही साथ यह भी बताया कि हमें अपने अपने जो भी हमारे विचार हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम तरह तरह के तरीके अपनाना चाहते हैं। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। अब जो चित्रकार होता है उसे अपने मन के भावों और विचारों को संयोजने के लिए उसे चित्रकला का सहारा लेना पड़ता है। तो समुद्र में जिस प्रकार से लहरें होती हैं वो उठती हैं, गिरती हैं, और इन्हीं लहरों को देखकर जो चित्रकार होता है वह इन्हें अपनी कला में इनको अभिव्यक्त करता है। साथ ही साथ बताया गया है चिड़िया की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है और नर्तक तो मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। अब जो चिड़िया की जो चहचहाहट होती है तो जो हमारे गायक होते हैं वो किस प्रकार उन्हें स्वरों में संगीतबद्ध कर देते हैं, और साथ ही साथ जो नृत्यांगनाएं होती हैं, जो नर्तक होते हैं, वह किस प्रकार से हमारे मन के भावों को, हमारे मन के विचारों को विभिन्न मुद्राओं में सजाते हैं। अब जो भी गीतकार, संगीतकार और नर्तक होते हैं वो अपने इन माध्यम से अपने अपने अंदर के भाव विचारों को ही तो हमारे सामने अभिव्यक्त कर रही है। बस उनका तरीका अलग अलग है। कभी चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में तो कभी संगीत में। यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चल रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। लेखक ने बताया कि हमारी जो भारतीय कलाएं हैं तो कभी चित्रों में, कभी गीत संगीत में, कभी नृत्य में और कभी संगीत में, यह जो कहने सुनने की जो परंपरा है वह सदियों से चली आ रही है। और आज भी हमारी जो अभी
विचारों की जो व्यक्त करने की का जो क्षमता होती है, उन्हें हम आज भी नए नए तरीकों से लगातार जारी रख रहे हैं। तो इस पूरे पाठ में लेखक ने हमें बताया है कि हमारी जो भारतीय कलाएं हैं वह किस प्रकार से पूरे हमारे देश में व्याप्त हैं। इस पाठ में आगे बताया गया है कि हमारा जो देश है, हमारा भारत देश उत्सव धर्मी है। मतलब हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे भारत में तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर भारत को उत्सव धर्मी कहा गया है। विविधता हमारी पहचान है और तरह तरह की विविधता है जो है वह हमारे देश की पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी अब हमारी अनूठी पहचान बन गई हैं। तो हमारे भारत में बहुत सारी संस्कृतियां मिलती हैं और साथ ही हमारे भारत देश में तरह तरह के लोग अपने अपने धर्म के अलग अलग त्योहार मनाते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे भारत में विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न त्योहारों का समावेश है, उसी प्रकार से हमारे भारत देश में विविध कलाएं भी हमारे भारत की अनूठी पहचान है। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। तो ये तो हमने बहुत सारी पुस्तकों में बहुत सारी जगह देखा होगा कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी अपनी कुछ विशिष्ट कलाएं हैं। और शायद आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता और हमारी ये जो कलाएं हैं इन्हें हमारे त्योहार उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। अब हम सभी जब दिवाली मनाते हैं तो किस प्रकार से हम अपने घरों के आंगन में रंगोलियां बनाते हैं, तो रंगोलियां भी तो एक कला ही है। इसीलिए लेखक ने बताया है कि हमारी जो कलाएं हैं उनको त्योहारों और उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ हमारे जो भारत की जो कलाएं हैं ये भी हमारे जन्म का जो उत्सव होता है, जन्म के उत्सव से लेकर हमारे घर में जो शादी ब्याह होते हैं और जो पूजा पाठ होते हैं, और साथ ही साथ हमारे खेत में किस प्रकार से खेती बाड़ी होती है, ये सारी जो कलाएं हैं वह इन सब से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। लेखक ने बताया है कि जो जो इतने हमारे भारत की जितनी भी कलाएं हैं ये मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हैं और मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही ये जो भारत की जो विशिष्ट कलाएं हैं यही हमारी विरासत के प्रति हमें उत्साह और हमें विश्वास से भर देती है कि किस प्रकार से हमारे भारत में कितने महान कलाकार हुए हैं और उनकी महान कलाएं किस प्रकार से हमारे भारत देश को शोभायमान करती हैं और हमें उन पर कितना गर्व होता है। क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्व त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक और इससे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी है। लेखक ने बताया है, क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे जितने भी पर्व, हमारे जितने भी उत्सव और त्योहार होते हैं या फिर फसलें होती हैं, तो फसलों से जो कलाओं का जो जुड़ाव ही एक ओर इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि जितनी भी कलाएं होती हैं ये हमारे मनोरंजन से संबंधित होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ये जितनी भी लोक कलाएं हैं ये हमारे भारत की प्राचीन फसल और हमारे जितने भी पर्व त्योहार उत्सव होते हैं ये किसी न किसी रूप से उनसे भी जुड़ी रहती हैं। तो इस बात का दूसरा पहलू यह है कि हमारी प्राचीन ये जो कलाएं हैं वो हमारी प्राचीन परंपराओं की जो सतत निरंतरता है उसको भी बनाए रखता है। और ये जो कलाएं हैं यही हमारे अतीत में, मतलब हमारे प्राचीन इतिहास में और हमारे वर्तमान के बीच जुड़ाव की भी एक कड़ी होती हैं। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। तो ये तो बात तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार से हमारे देश में जनजातीय कलाएं और लोक कलाएं प्रचलित हैं। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें, अपने प्राचीन भारत को देखें, तो हम जानेंगे कि ये जो जनजातीय और लोक कलाएं हैं इनकी जो शैलियां हैं तो इनमें एक प्रकार की व्यवस्था भी दिखाई गई है और यही व्यवस्थाएं आगे चलकर हमारे जो शास्त्रीय कलाएं हैं इनका मजबूत आधार बनी है। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। लेखक ने बताया है कि एक बात गौर करने है कि जब इन कलाओं की शुरुआत होती है तो इन सभी कलाओं का संबंध
लोक से या समूह से ही होता है। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे भारत में लोक कलाएं प्रचलित है, और साथ ही साथ हमारे देश में किस प्रकार से जो जनजातीय कलाएं होते हैं, जो जनजातीय चित्रकारी होती है, उनका जो नृत्य होता है, उनका जो वो किस प्रकार से वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, और साथ ही साथ उनकी कितनी लोक कलाएं हैं, ये सारी हमारे भारत देश में बहुत अधिक प्रचलित है। और आज भी ये पुरानी पीढ़ियों से लेकर आज भी ये हमारे भारत में समान रूप से उतनी ही प्रचलित है और उसी प्रकार से एक व्यवस्था के रूप में चली आ रही है, और आगे चलकर यही सारी कलाएं हमारे शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी हुई है। बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। लेखक ने बताया है कि ये जो पहले की जो जितनी भी कलाएं थी, ये सारी शुरुआती दौर में इनका संबंध लोक और समूह से ही हुआ था, लेकिन बाद में चलकर जब ये हमारी कलाएं हमारा व्यवसाय बन गई तो फिर ये कलाएं व्यक्ति केंद्रित हो गई। जैसे अगर कोई व्यक्ति गीतकार है तो वह गीत से जुड़ा व्यवसाय करने लगा, कोई नृत्यांगना है, कोई नर्तक है, तो वो नर्तक के माध्यम से ही व्यवसाय करने लगा। इसीलिए ये बाद में ये जो जितनी भी कलाएं हैं ये व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजा और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गईं और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधी। लेखक ने बताया कि जिस प्रकार हमारे भारत में मध्यकाल आया, तो मध्यकाल के आते आते तक हमारे देश की जितनी भी कलाएं हैं ये किस प्रकार से जितने भी विभिन्न शासक हुए हैं तो इन शासकों के संरक्षण में चली गई, और उनके संरक्षण में जाने के बाद ये धीरे धीरे शास्त्रों के नियमों में बंध गई। ये भी जितनी भी साहित्य कलाएं हैं, चित्र कलाएं, संगीत कलाएं, नृत्य कलाएं हैं, तो ये जितने भी राजा और महाराजा हुआ करते थे तो बाद में ये धीरे धीरे इन्हें अपने संरक्षण में ले लेते थे और फिर इनके बाद ये शास्त्रीय नियमों में बंधने लगी। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। और ये जो राजा महाराजा थे वो चूंकि वो राजा महाराजा थे तो उनके जो दरबार में बहुत सारे कलाकार उपस्थित रहते थे, तो वे कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुसार और उनकी कलाओं को सुव्यवस्थित और उसको परिष्कृत करने के लिए भी वो हमेशा प्रोत्साहित कर सकते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी शासक हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने हमारी भारतीय परंपराओं के अनुसार हमारी जितनी भी कलाएं हैं उनका संरक्षण किया हुआ है। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गईं। गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुंच गईं। लेखक ने बताया कि ये जो कलाएं हैं इस प्रकार से वो मंदिर और महलों में विकसित हुई और फिर इसके बाद इन्होंने शास्त्रीय कलाओं का रूप ग्रहण कर लिया। और फिर आगे बताया गया है कि जब हमारे देश में गुप्त साम्राज्य था, जब गुप्त वंश का जब शासनकाल चल रहा था, तो इन कलाओं की जो सीमा की एक पराकाष्ठा पर ही पहुंच गई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो कितना लोकप्रिय है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जब इन कलाओं का शास्त्रीय स्वरूप बना, तो जो कला के लिए अब तक का जो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है, शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया है। लेखक बता रहे हैं कि ये जो शास्त्र है, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, तो इन शास्त्र ने हमारे भारत की जितनी भी विभिन्न कलाएं हैं, तो इन शास्त्र ने हमारे संगीत कला को, हमारे नृत्य कला को, हमारी अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया हुआ है। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो जो लोक कलाएं हैं वह अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही हैं। और आज भी हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं और हमारे देश में ऐसी बहुत सारी लोक कलाएं हैं जो अपनी हमारी लोक संस्कृति को बचाए रखे हैं। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही है, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला। और लेखक का मानना है कि हमारे देश की आज की जितनी भी कलाएं हैं ये सारी लोक कलाओं में ही है, फिर चाहे वो चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला। तो हमने बहुत जगह देखा होगा कि किस प्रकार से जो पुराने लोग होते हैं, जो बहुत सारी जनजातियां होती हैं, वह अपने घरों के बाहर चित्रकला प्रदर्शित करते थे, किस प्रकार से वो चित्रकारी करते थे, और साथ ही साथ उनके द्वारा कितने मधुर संगीत, उनके वाद्य यंत्रों के द्वारा कितना मधुर संगीत बजाया जाता था। और जितनी भी जनजातियां होती थी उनका अलग अलग नृत्य संगीत प्रचलित होता था। तो हमारे जितने भी राज्य हैं उनका अपनी अलग अलग तरह की परंपराएं हैं और उन्हीं परंपराओं से उनकी कलाएं जुड़ी हुई है। जैसे केरल, दक्षिण भारत की अलग परंपराएं हैं, उनकी अलग कलाएं हैं, उत्तर भारत की अलग कलाएं हैं। और साथ ही साथ लेखक ने हमें यही भी बताया कि किस प्रकार से हमारे देश की जो कलाएं हैं, हमारे देश में जो कलाएं किस प्रकार से शास्त्रीय कलाओं के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। और ये हमारी भारतीय परंपराओं
की जड़ों को और भी अधिक मजबूत बनाती हैं। शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है। लेखक ने बताया कि जो शास्त्रीय और जो लोक कलाएं हैं, तो इनके बीच जो कभी न खत्म होने वाला जो संवाद है, यही इन कलाओं की ताकत है। तो इस पूरे लेख में हमने जाना है कि किस प्रकार से हमारे भारत देश की जो भारतीय परंपराएं, वो किस प्रकार से हमारे देश की कलाओं से जुड़ी हुई हैं। कलाओं का मतलब होता है कि उन सारी क्रियाएं को कहते हैं जो हमारे कौशल से परिपूर्ण है। अगर हम अगर नृत्य में बहुत अधिक दक्ष हैं तो हम नर्तक हुए। अगर हम चित्रकारी में बहुत अधिक दक्ष हैं, कुशल हैं, तो हम चित्रकार हुए। इस प्रकार हमारे जितनी भी कलाएं हैं, ये हमारे देश की संस्कृति से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। हमारे यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।